तो आज का हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने काफी सारी चीजें देख ली थी। दिव्यांशु, तुमने तो पूरी क्लास अटेंड की थी ना, शायद लास्ट वाली। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो अलीना, तुमने लेक्चर देखा पिछला वाला? यह सब पता है मुझे। सर हाँ। मेरे को ये पूछना है, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क हाँ। फोर्स का एक टाइप का इफेक्ट होता है जो कि किसी चीज को मूव लीनियरली मूव कराने के लिए नहीं काम आता, रोटेट करने के लिए काम आता है। ठीक अच्छा। है, यानी कि फोर्स का ही इफेक्ट है। फोर्स की वजह से ही आता है टॉर्क, और किसी चीज को रोटेट करवाने की वजह से। तो और एक सर तरह से, मैंने, यस यस बोलिए हाँ, एक बोलिए। तरह से कपल ऑफ फोर्स होता है, यानी कि दो फोर्सेस चाहिए होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन के दो फोर्स चाहिए होते हैं किसी चीज को रोटेट कराने के लिए, वही चीज टॉर्क का काम करती है। ठीक है, सेम इक्वल अपोजिट तो फोर्सेस विद जब डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अपोजिट हाँ। फोर्सेस होते हैं, सेम होते हैं, तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में कैंसिल नहीं होते हैं। जैसे एक स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करने के लिए अगर तुमको उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो अपना लेफ्ट हैंड डाउनवर्ड पुल करना पड़ेगा और राइट हैंड अपवर्ड। सोच के हम्म। देखो। तो ये क्या किया तुमने? ऑपोजिट फोर्स नहीं लगाया, हाँ लगाया। तो रोटेट ही तो हुआ सिर्फ। किसी भी हम्म। चीज को रोटेट कराने के लिए हमको देखो फर्क यहाँ पे क्या है, वो हम इसमें बता रहे हैं तुमको। दिव्यांशु, तुम्हें कुछ और पूछना है या? नहीं सर, मुझे कल का सारा क्लियर है। ठीक है, तो देखो, ये बॉडी है। अगर ये फोर्स ऐसे लग रहे हैं, इक्वल हैं और इस तरह से ऑपोजिट हैं, ठीक है, F1 F2 इस तरह से, तो ऐसे में और ऐसे में एक और टाइप है कि फोर्स ऐसे लग रहा है, इसमें भी इक्वल है, ऑपोजिट भी है। लेकिन हम्म। दोनों सिचुएशंस में फर्क क्या है? फोर्स जो होता है वेक्टर है, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन होता है। ये उसका लाइन ऑफ हाँ। एक्शन है, जिस लाइन पे वो हम्म। एक्ट करने वाला है। ठीक है, एक तरह से जिस लाइन पे वो शायद बॉडी को मूव करने वाला है, उसका लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, तो अगर दोनों फोर्सेस के जो अपोजिट हैं और इक्वल हैं, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए, सेम हो जाए, देखो, हम दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही आ रहा है फर्स्ट सिचुएशन में, और इसमें नहीं आ रहा है। दिखा? तो ये वाली कंडीशन टॉर्क प्रोड्यूस करती है जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होते हैं। इक्वल अपोजिट है, फोर्स इसमें कैंसिल होगा, एक्चुअली में फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इसमें जीरो है, यानी कि बॉडी लीनियरली मूव नहीं करेगी, गारंटीड, इस सिचुएशन में। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि इक्वल अपोजिट फोर्सेस में बॉडी लीनियरली मूव नहीं करेगी। लेकिन इस सिचुएशन में ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, ना लीनियरली मूव करेगी और ना ही रोटेट करेगी। लेकिन इस सिचुएशन में ये रोटेट कर जाएगी, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। खुद ही सोच के देखो ना, रोटेट करेगी कि नहीं? हाँ करेगी। सोच लो, ये एक बॉक्स है जिसको तुम ऊपर से देख रही हो, टॉप व्यू है बॉक्स का। ठीक है, और इस हम्म। तरफ एक थ्रेड बंधी है या एक तरफ एक रोप सर बंधी मैं है समझ जिससे कोई गई। खींच रहा है, तो सर रोटेट मैंने, कर जाएगा ना। हाँ हाँ कर जाएगी कर जाएगी। बस वही चीज है, तो इसीलिए सर यही एक और चीज टॉर्क है। क्वेश्चन है प्लीज। पूछो, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं नाम भूल गई, एक सेकंड मुझे याद करने दो। बुक लेके बैठा अरे करो। सर, हाँ हाँ हाँ, वो एनसीईआरटी में ना एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में उसकी इंटेक्स क्वेश्चन है, जिसके अंदर ना सरफेस सॉरी टेंशन फोर्स कुछ तो यूज हुआ है कि ये हम्म, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, तो मुझे समझ नहीं आया कि टेंशन क्या होता है। 11th क्लियर नहीं है मेरी। टेंशन, किसी, देखो, फोर्स दो टाइप के होते हैं ना, पुशिंग पुलिंग टाइप का। तो हाँ। उसमें पुल करने के लिए हम लोग अगर रोप का यूज करते हैं या थ्रेड का यूज करते हैं, तो उस थ्रेड में जो फोर्स डेवलप होता है उसको टेंशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए ना। बॉक्स, रोप, तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया एफ अपना, तो इस रोप में डेवलप हुआ है टेंशन। रोप टाइट हो गई अच्छा। ना, हाँ हाँ हाँ। स्ट्रेच हो गई ना, तो स्ट्रेचिंग से हम्म। क्या डेवलप होगा? ठीक है, हम्म। स्ट्रेचिंग से टेंशन डेवलप हो जाएगा। आई बात समझ में? वही यस चीज सर। है। तो सो तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा? टेंशन का कोई फॉर्मूला एग्जैक्टली वैसे करके नहीं होता है। टेंशन जहां पे जैसा यूज है वैसा वाला फॉर्मूला है, यानी कि दूसरे के इक्वल चलता है वो। जैसे यहाँ पे हमने ये जो फोर्स लगाया है, तो ये रोप में टेंशन इस तरफ आएगा ऐसे करके, इस या इस पॉइंट की हम्म। बात करें तो,
इस पॉइंट में इस तरफ टेंशन आएगा और इस पॉइंट पे इस तरफ टेंशन आएगा, है। तो रोप का आपस में टेंशन बराबर, तो रोप इसीलिए न्यूट्रल पे रहती है। लेकिन वो टेंशन क्या करेगा, इस चीज को मूव कराने का काम कर सकता है, ठीक है। ये एक बात है। तो टेंशन इसके ही इक्वल होने लगता है, इस फोर्स के इक्वल, अगर ये बॉडी मूव नहीं की तो। जैसे ये नीचे से दिख रहा है, ऐसे देखो, ऐसे देखो, सॉरी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, एक रोप बांध दी और ऊपर की तरफ तुम उसको खींचने की कोशिश कर रही हो, उठाने की एक तरह से कोशिश कर रही हो इस रोप की हेल्प से, ये तुम्हारा फोर्स है। तो अगर ये ब्लॉक नहीं उठा है, अभी लिफ्ट नहीं हुआ है थोड़ा सा भी, तो इसका मतलब है पता है, तब तक के लिए ये टेंशन जो है वो फोर्स के इक्वल चल रहा होगा। हाँ ये मतलब है। तो ये उस बेसिस पे उसकी वैल्यू निकलती है, कोई वैसे करके पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आती है। आई बात समझ में? डिपेंडिंग कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब जैसे एक ब्लॉक है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, जमीन में फ्रिक्शन है, तो अगर तुमने इस ब्लॉक को इस तरफ खींचने की कोशिश की रोप की हेल्प से, तो टेंशन यहाँ पे आएगा और ये फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर सकता है। यानी कि अगर वो रोप से खींचने के बाद भी तुम्हारा वो ब्लॉक शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर ले रहा है। इस केस में फ्रिक्शन टेंशन के इक्वल हो गया, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है म्यू एस समथिंग होती है, म्यू एस आर समथिंग होती है, तो वो हो जाएगी। आई बात समझ में? हाँ क्लियर? हाँ समझ गई। यस हाँ। सर। और कुछ है किसी को पूछना नहीं। है? कुछ भी नहीं? दिव्यांशु कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है ना? पक्का नहीं पूरा सर। क्लैरिटी है? चलो। यस। हम्म। तो कल लास्ट बात ये वाली थी। हम्म। ये हो गया था कि एक कंडक्टर है, स्ट्रेट अगर है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, एक वायर पे लीनियरली ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे गॉस लॉ से हम लोगों ने निकाली थी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब उसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम निकाल रहे हैं, फ्लैट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। क्या है? फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यानी कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज है, कहीं कम ज्यादा नहीं है, और इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। मतलब वो शीट ऐसी है कि जिसका कोई एंडिंग हम नहीं बता रहे हैं कि यहीं पे एंड हो रही है, दिखाया गया है कि यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन इनफाइनाइट बोल दिया जा रहा है कि मतलब एंडिंग कुछ है नहीं, बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी, ठीक है। तो इसीलिए इनफाइनाइट प्लेन शीट लिया गया है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, जैसे अगर वो वायर भी अगर हम इनफाइनाइट नहीं लेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है कि वो जो थ्योरी नहीं है कि यहाँ पे इस तरफ ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर का हिस्सा अभी तो बराबर नजर आ रहा है कि इधर और इधर से बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर आएगी और दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाएगा। लेकिन खुद सोचो जरा, अगर एक पॉइंट यहाँ ले लें तो कहाँ इसके ऊपर कंडक्टर है जो इसको बराबर कर पाएगा? समझ रहे हो ना सब? यहाँ पे उसके ऊपर का कंडक्टर इसको नलिफाई करता था, याद है? इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, तो यहाँ कुछ है ही नहीं ना। तो इसका मतलब एक एंड पे जब हम देखने लगेंगे तो वो सारे लॉक खराब हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बेकार है, तब नहीं लगाया जा सकता। हमको एक कंडक्टर के इतना पास तो कम से कम रहना है कि ये इनफाइनाइट लगने लगे, उसकी लेंथ हमको। ये बात हो रही है, यानी कि इतना लंबा कंडक्टर है तो तुम यहाँ पे हो, अब ये तो इनफाइनाइट ही लगने लगेगा लगभग लगभग यहाँ पे, इस कॉर्नर पे। ये मतलब है, इसीलिए एंडिंग की बात ही नहीं करते हैं। इनफाइनाइट प्लेन शीट का भी ऐसा ही कुछ मतलब है कि हम उसके कहीं बीच बीच में देख रहे हैं। एक प्लेन है हमारे पास, उस प्लेन के कुछ पार्ट में हम देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम कॉर्नर ऑर्नर साइड कहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम वही फंसेगी कि यहाँ से तो फील्ड ऐसे ऐसे जा रही होगी, फिर इस चक्कर में सही से आ नहीं पाएगा। क्लियर है? सिलेबस वाइज है कि सिलेबस में तुम लोगों के एक लिमिटेड फॉर्म में ही दिया हुआ है, वो चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये है एक थिन शीट, ठीक है। थिन शीट है, प्लेन शीट है। प्लेन का मतलब शीट तो कर्व में भी हो सकती थी ना, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ भी सरफेस हो सकती है, तो ये कर्व सरफेस हो गई, ठीक। तो कर्व नहीं है, प्लेन सरफेस है, प्लेन शीट है, ठीक। और यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका मतलब इस पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगी इसकी कुछ, जिसको हम सिग्मा बोल सकते हैं, है ना, जो कि होगी एक्चुअली क्यू बाई ए। एरिया ए बोल दो या इन्होंने जो भी लिया हो, डेल्टा एस लिया है तो डेल्टा एस ही सही, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया को एनसीईआरटी डेल्टा एस ले रहा है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा एस, और कैपिटल क्यू बाई डेल्टा एस जो भी तुम्हारा क्यू होगा। क्लियर है? यहां से कुछ डाउट नहीं? इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फिलहाल कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस कहां लेंगे और कैसे लेंगे हम, ठीक है।
अब देखो, ध्यान देना अच्छे से। जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था ना, सीधे स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर में, कि कहीं पे भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो किसी रैंडम डायरेक्शन में नहीं आएगा, सारे रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाते हैं। ये देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे भी एक चीज है कि कोई भी शीट जैसी चीज पे अगर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्लेन चीज पे, तो उस शीट से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलती हैं, यानी कि शीट के परपेंडिकुलर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो परपेंडिकुलर टू द शीट निकलेंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे नहीं निकलेंगी, ठीक है। निकलती हैं ऐसे भी, लेकिन बात यह है कि वो कॉर्नर से निकलती हैं, और हमने यहाँ पहले ही इनफाइनाइट शीट ले रखी है, तो एक्चुअली में ये फिगर कुछ हद तक गलत है, बीच से हम बना सकते हैं। और यहाँ जब भी देख रहे होते हैं इनफाइनाइट शीट के बारे में बात हो रही होती है, तो इसीलिए हम बीच बीच के किसी पोर्शन की बात कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली यहाँ पे फील्ड होगी इस तरफ, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, लेकिन वो हल्का हल्का बीच में सीधी होती चली जाती है, फिर इधर हल्का टिल्ट और हल्का टिल्ट, तो ये साइड में टिल्टेड होती है, लेकिन बीच बीच में क्या है आपस में, अगर तुम बीच का पोर्शन देखोगे तो आपस में पैरेलल लगेगी तुमको, वही चीज है। तो जब भी एक शीट पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो शीट से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ये चीज है, ये ऑब्जर्वेशन से यस भी सर। देखा गया है, शीट से परपेंडिकुलर निकलती है। अब जिस तरीके से हमने इस शीट को रखा हुआ है, इस शीट को, ब्लू वाली को, तो अगर हम कुछ एक्सिस वगैरह डिफाइन कर दें, तो ये डिफाइन हो गई, यानी कि शीट के प्लेन के सामने वाली एक्सिस डिफाइन हुई एक्स एक्सिस, तो उसके पीछे वाली एक्सिस हो गई माइनस एक्स एक्सिस, या फिर बोल दो एक्स डैश एक्सिस। सही है? एक सेकेंड। ठीक, तो उसके पीछे वाली एक्सिस हो गई नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसमें अभी किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? समझते हैं ना ध्यान से? क्लियर है सर। पक्का? और ये जो ऊपर वाली एक्सिस है, मतलब कि जो इस तरीके से है, वर्टिकली अपवर्ड, इसको z बोला हमने, ये एक्स एक्स डैश हो गया। ये z है तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगी? z डैश। ठीक है, अब एक की बात और आती है, y। अब बताओ y किस तरफ होगा? अच्छा, किसी को ये पता है कि एक्सिस कैसे देखी जाती हैं? यानी कि अगर हम ऐसे बना दें और हम यहाँ x रख दें, तो y z इन दोनों में से किस पे होना चाहिए? हाँ, सर टॉप वाले पे वाई होगा और जो क्या कहते हैं राइट साइड में निकल रहा है वो जेड हो जाएगा। टॉप वाले पे y और राइट साइड वाले पे z। कितने लोग इससे अग्री हैं और कितने लोग अगेंस्ट हैं, या नहीं पता है? जैसा कुछ बताओ। मुझे नहीं, ये नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता था कि ऊपर वाला y होता है और ये वाली राइट वाला साइड x वाला होता है, z। ये x हाँ, होता और है, सामने जो आता रहता है ना वो z ये z होता है। होता है, ये पता है। हाँ, लेकिन इसको घुमा दे तो नहीं पता है। दिमाग से नहीं। नहीं सर जो मैंने बताया उसका जस्ट उल्टा है, सॉरी सर। हाँ, गलत है ना, ये z है, ये y है। ठीक है, बात ये है, x के एंटी क्लॉकवाइज में तुमको y मिलेगा, y के एंटी क्लॉकवाइज में z मिलेगा, और z के एंटी क्लॉकवाइज में x मिलेगा। ये चीज नोटिस करनी होती है। आई बात समझ में? यस सर। कभी भी यही चीज नोटिस करनी होती है कि x, मतलब ऐसा कुछ है, x एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो y, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो z, और फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो फिर x। इस तरह का इसका सिस्टम चलता है, ठीक है, एक्सिस का। तो अब जरा देखो, इसमें देखना, x यहाँ पे है, z यहाँ पे है, तो अब बताओ y या तो इधर आ सकता है या उधर जा सकता है, किधर होगा? फिगर में तो दिख रहा है तो बोल दोगे, लेकिन ऐसे प्रॉपरली देखो, अगर y इधर हो तो प्रॉब्लम क्या है? x टू y हमको क्लॉकवाइज आना पड़ गया, जो कि रूल के अगेंस्ट है। हो गया गलत? हाय, समझ में आई बात? हेलो, यस सर। यस। सबको समझ में आ रहा है ना कि ये अगेंस्ट हो गया? अगर हमने y इस तरफ ले लिया तो ये मेरी तरफ आ रहा है, मतलब ये जो y हम इधर की बात कर रहे हैं ना, ये एरो पेज पे नहीं है, प्लेन पे नहीं है, ये x और z प्लेन पे हैं, ये एरो अपनी यानी कि स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ आ रहा है, ये समझना। ठीक है, स्क्रीन से बाहर आउटवर्ड एरो, और ये स्क्रीन के अंदर जाता हुआ एरो है। तो अगर हमने y स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ मान लिया,
तो एक्स टू वाई हमको क्लॉकवाइज आना पड़ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज नहीं आ पाएंगे हम। बात आई समझ में? तो हो गया गलत, ठीक। वाई और वाई टू जेड भी क्लॉकवाइज जाना पड़ गया, गलत है हर तरह से। अगर हम इधर ले लें वाई, तो एक्स टू वाई एंटी क्लॉकवाइज, वाई टू जेड एंटी क्लॉकवाइज और जेड टू एक्स भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम उधर से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। यहां से भले ना दिख रहा हो तुम लोगों को, उस तरफ से वाई की तरफ चले जाओ, खुद खड़े हो जाओ, इमेजिन कर पाओ तो जेड टू एक्स एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेशन आएगा। समझ में आ रही बात? चलें आगे, समझ में आया सबको? तो ये Yes, एक्स sir. एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मतलब कि नीचे जेड का नेगेटिव, इस तरफ वाई का नेगेटिव और इस तरफ एक्स का नेगेटिव। क्लियर है? लेकिन अभी हमने बात की कि एक्स की मतलब ये जो प्लेन शीट होती है वो अपने परपेंडिकुलर ही फील्ड निकालती है। तो इसके परपेंडिकुलर या तो एक्स है या एक्स डैश है, और कोई भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक्स या एक्स डैश की तरफ फील्ड निकालेगा, मतलब ऐसी ऐसी कुछ फील्ड होगी इसकी, या फिर ऐसी कुछ। समझ रहे हो? इस शीट की साइड से हम देखें तो ऐसा दिखेगा हमको, एक्स डायरेक्शन, एक्स डैश डायरेक्शन, सिर्फ इधर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ। ये आपने जैसे ये जो डायरेक्शन लिए ना एक्सिस पे, तो आपने नॉर्मल से क्यों नहीं लिए जैसे होते हैं, घुमा के क्यों लिए? हमने थोड़ी ना घुमा नॉर्मल के से नहीं ले लिए सकते? बुक में लिए घुमा के। सुनो, तो नहीं ले सकते, हम नॉर्मल नहीं ले सुनो तो सकते क्या? सुनो, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो चीजें हम लोगों को छोटा बनाती हैं, यानी कि और कम नॉलेज पे लेके जाती हैं। कर क्यों नहीं सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम है तुम्हारी करने की, लेकिन तुम्हें यह भी समझना जरूरी है कि अगर घुमा दें तो क्या होगा। ठीक है? इसीलिए हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो तुम कर सकती हो पर तुम क्वेश्चंस बना नहीं रही हो ना। फिलहाल तुम क्वेश्चन सॉल्व करने वाली साइड पे हो। अगर तुम क्वेश्चन बनाने वाली साइड पे चली जाओगी तब तुम कर सकती हो, तुम अपने सारे क्वेश्चन में सीधा ही रखना वाई एक्स वाई जेड को, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई नहीं मना कर रहा, और वो गलत भी नहीं है। लेकिन अभी तुम सॉल्व करने वाली साइड पे हो तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन मेकर हैं वो घुमा के भी दे सकते हैं ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ये तुम्हारी गलती, उनकी गलती थोड़ी ना। ठीक है? यस सर। हाँ, तो ध्यान दो, प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे सीधे एक्स टू वाई, वाई टू जेड, जेड टू एक्स जाके देख लेना, अपने आप समझ में आएगा। देखो एक्स वाई जेड ये तीन डायरेक्शंस हो गई, तो जेड की डायरेक्शन में साफ साफ पता चल रहा है कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। समझ पा रहे हो? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। वाई की डायरेक्शन में भी नहीं होगी, मतलब कि अगर हम पेज को ऐसे बना लें, ये तो टिल्टेड है ना, घुमा हुआ सा है, अगर हम ऐसे बना लें इस प्लेन शीट को, तो ये प्लेन शीट इधर या इधर या इधर या इधर कोई फील्ड नहीं बनाएगी। ये प्लेन शीट सिर्फ पेज से बाहर निकलती हुई फील्ड बना सकती है। ये हम डॉट जो दिखा रहे हैं तो समझ जाओ तुम्हारी तरफ एक एरो आ रहा है स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ। ठीक है? या तो ऐसी फील्ड बना सकती है या फिर ऐसी फील्ड बना सकती है कि एरो अंदर जा रहा है, यानी कि पेज के अंदर एंटर कर रहा है। क्लियर? लेकिन इस केस में हमने चार्ज लिया है पॉजिटिव, जनरली पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इसीलिए डॉट दिखेगा, यानी कि एरो बाहर निकल रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाती है ना कि इनवर्ड आती है। क्लियर हो गया दिव्यांशु, तुषार, अलीना? Yes. है ना? तो अगर इसको घुमा के देखें तो ये y दिख रहा है, ये z दिख रहा है। इसी फिगर को घुमा के देख रहे हैं हम, ये फ्रंट साइड जो है ना, इसको हमने ये बनाया हुआ है। आई बात समझ में? तो जब उस तरफ से देख रहे हैं तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है कि इस तरफ कोई फील्ड नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, सिर्फ इस ये वाली फील्ड है बस। तो इसमें भी हम कह सकते हैं ना कि वाई जेड में कोई फील्ड नहीं है। तो इनडायरेक्टली यहां पे बात ये होना चाह रही है कि कंपोनेंट है जो फील्ड का, एक हम 3D स्पेस की अगर बात करते हैं, एक 3D स्पेस की बात करते हैं, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें एक पॉइंट अगर होता है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट्स आते हैं। मतलब वो पॉइंट का ऐसा कुछ होता है कि प्लेन पे ऐसे गिरेगा, ठीक है, वो इस तरह जाएगा। ये उसके वो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे है वो पॉइंट, स्पेस में कहीं पे है, एक रूम समझ लो, रूम में बीच में कहीं कोई पॉइंट है, किसी वॉल पे नहीं बना रहे हैं हम, बीच के हवा में स्पेस में बना रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर आता है या कुछ, तो उसके कई सारे कंपोनेंट आते हैं, क्योंकि एक कंपोनेंट तो उसका
एक्स में ये वाला आ गया, एक कंपोनेंट वाई में ये वाला आ गया, ठीक। अगर ये एक्स वाई है, अगर ये कुछ और है, मतलब ये एक्स है ये वाई है, नहीं ये जेड है और ये वाई है, ऐसा करके है, तो वाई में ये कंपोनेंट, उसी तरह जेड में भी एक सॉरी वाई में एक कंपोनेंट आ जाएगा, जेड में ये वाला कंपोनेंट हो गया, तो तीनों साइड आएंगे। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ना, जिस तरह हमने पेज को रखा हुआ है, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड आई नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई कंपोनेंट भी नहीं आएगा, जेड में और जेड में भी नहीं आई तो उस तरफ भी कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है पता है इसके लिए सरफेस चूज करने का? जैसे वायर के लिए बेस्ट ऑप्शन था सिलेंडर चूज करना, सिलेंडर अच्छा सा सिमेट्रिकल फिगर था एक वायर के लिए, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है स्फेयर चूज करना, स्फेरिकल बॉल जैसा, और एक थिन शीट के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है क्यूबॉइडल या क्यूबिकल ब्लॉक चूज करना, एक तरह से क्यूबॉइडल ब्लॉक चूज करना, समझ रहे हो? क्यूबॉइडल ब्लॉक। समझ गए? ऐसा कुछ साइड से दिख रहा है ये, क्योंकि गॉसियन सरफेस चूज करनी पड़ती है ना हमको, वो भी क्लोज चूज करनी पड़ती है। तो क्लोज गॉसियन गॉसियन सरफेस यहाँ पे हम क्यूबॉइड चूज करेंगे, क्यूबॉइड हो गया चॉइस। उसके बाद अब हम देखेंगे क्यूबॉइड का जो ये अपर फेस है, जरा ध्यान से देखना इस क्यूबॉइड को, अपर फेस पे हमने मार्क किया है, तो ये तो सीलिंग जैसा हो गया ना, रूफ जैसा हो गया, लेकिन ये जेड डायरेक्शन में जो फील्ड निकलती वो इस रूफ को क्रॉस करती है ना ऐसे करके, लेकिन जेड डायरेक्शन में फील्ड ही नहीं है तो इस रूफ को क्रॉस नहीं करेगी। समझ में आ रहा है अलीना? हेलो? यस यस। तो जेड डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है, इस वजह से ये टॉप को क्रॉस तो नहीं करेगी, यानी कि इस बॉक्स के टॉप को, या फिर रूम में देखो तो रूफ को, ठीक। अब बॉटम का भी वही हाल है, जब जेड में नहीं है तो माइनस जेड में भी नहीं है, तो बॉटम से भी कोई फील्ड क्रॉस नहीं करेगी, यानी कि टॉप और बॉटम वाली सरफेस से तो कोई फील्ड ही नहीं होगी, तो कोई फ्लक्स भी नहीं होगा। दूसरी बात, फ्रंट सरफेस देखो, ये रही तुम्हारी फ्रंट फ्रंट सरफेस जो तुम्हारे सामने होगी, इससे भी कोई फील्ड क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि फ्रंट सरफेस का डायरेक्शन है वाई डैश वाला, जब वाई में कोई फील्ड ही नहीं है तो वाई डैश में कहां से कोई फील्ड आ जाएगी? क्लियर हो गया? तो फ्रंट सरफेस से भी नहीं। बैक सरफेस देखो ध्यान से, सरफेस बड़े ध्यान से देखना जो हम बना रहे हैं, तो कौन सी सरफेस हम मार्क कर रहे हैं? बैक सरफेस, पीछे वाली जो वॉल टाइप की होगी ये सरफेस होगी, उससे भी नहीं, क्योंकि वो वाई डायरेक्शन में है, यानी कि इन चारों फेसेस से कुछ क्रॉस होगा ही नहीं। 6 फेसेस है ना क्यूबॉइड के, बचे 2 फेस, एक ये वाला और एक ये वाला, सबको दिख रहा है? ये दोनों फेस बचे, ये दोनों फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस होगी, वो भी परपेंडिकुलरली, क्योंकि ये दोनों फेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर फेसेस हैं। जिस तरह से हमने ये क्यूबॉइड बनाया है, तो ये दोनों फेस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर फेस हैं, टॉप और बॉटम फेस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर फेस हैं, और जो फ्रंट और बैक सरफेस है वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर फेस हैं दोनों। तो वाई और जेड के परपेंडिकुलर वालों से तो कुछ नहीं निकलने वाला, एक्स के निकलेगा, देखो, इसीलिए दिखाई भी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस सरफेस, क्योंकि ये चार्ज है पॉजिटिवली, तो हर तरफ तो पॉजिटिव ही एमिट करेगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ पॉजिटिव एमिट करता है और इधर से रिसीव करता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, एमिट ही करता रहता है वो हर तरफ, आउटवर्ड ही फील्ड जाती है उसकी। तो ये भी थिन शीट है, चार्ज है, तो इस तरफ अगर आउटवर्ड जाएगी तो पीछे से भी तो आउटवर्ड ही जाएगी ना, इनवर्ड थोड़ी ना आ जाएगी। तो इसीलिए हम अगर इस सरफेस को नाम दें 1, तो फर्स्ट सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सेकेंड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्योंकि हमने ये दोनों बराबर डिस्टेंस पे लिए हैं, इस वजह से दोनों बराबर हैं, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, यानी कि इस सरफेस से लेके एक्चुअल शीट से लेके इस वाले फेस की डिस्टेंस, और शीट से लेके पीछे वाले फेस की डिस्टेंस, 1 वाले फेस की, 1 वाले सरफेस की डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि बीच में लिया है हमने इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिया भी है, वो बराबर डिस्टेंस पे हम फेस को ले रहे हैं, एक्स डिस्टेंस इस तरफ, शीट से राइट साइड में एक फेस है फेस 2, और शीट के लेफ्ट साइड में भी एक फेस है जो कि है एक्स डिस्टेंस पे, और वो है फेस 1, ठीक, सेम डिस्टेंस पे है, वो लिया गया है बाय कन्वेंशन।
तो सेम डिस्टेंस पे हैं और यही सेम थिन शीट है जिसके ऊपर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी सिर्फ आर पे ही तो बची। तो आर है डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम होगी मैग्नीट्यूड में। ध्यान देना ये ई इक्वल है, E1 E2 नहीं दिया गया। क्यों E1 E2 इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि दोनों फील्ड्स इक्वल अलग अलग नहीं है, मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन हाँ साफ दिख रहा है कि डायरेक्शन में ऑपोजिट भी हैं। ठीक है, डायरेक्शन में ऑपोजिट भी हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये फील्ड एक दूसरे को क्रॉस कैंसिल कर देनी चाहिए, पर नहीं होगा क्योंकि पॉइंट चार्ज में भी इधर उधर निकलती है ना फील्ड। तो क्या सारी फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं? नहीं, एक्चुअली में कुछ फ्लक्स बच जाता है, अमाउंट ऑफ। ठीक है, तो अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सोचो, 2E है ना, या फिर टोटल इलेक्ट्रिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है सम x डिस्टेंस पे, तो उसका मल्टीप्लाई हमको एरिया से करना पड़ जाएगा, अगर वो डेल्टा एस एरिया 1 का है। लेकिन टोटल फ्लक्स मतलब ये दोनों एरिया लेने पड़ेंगे ना हमको, फेस 1 से भी निकल रही है फील्ड, फेस 2 से भी निकल रही है, तो दोनों का सम होगा ना इस एरिया में। तो इसको हम एक्चुअली 2 डेल्टा एस बोल देते हैं, क्योंकि डेल्टा एस अगर हम मान रहे हैं कि किसी एक फेस का एरिया है। ठीक है, राइट और लेफ्ट फेस एरिया, क्लियर। तो उसका डबल, क्योंकि इधर से भी उतना इधर से भी उतना, तो फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, सीधी सी बात है, आ जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू 2 डेल्टा एस। कुछ डाउट है किसी को? ये आएगा डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन ई देखो जरा, ई यहां से परपेंडिकुलरली निकल रहा है, एरिया का वेक्टर भी तो ऐसे ही होगा, कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है, तो डेल्टा एस का डायरेक्शन भी सेम है। तो जब हम ई इंटू 2 डेल्टा एस कॉस थीटा करेंगे तो वो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 होता है 1, तो अल्टीमेटली ये बचेगा ई इंटू 2 डेल्टा एस। आई बात समझ में? सेम काम इधर से भी है, इधर भी वही चीज है, ई ये है, और अगर हम इसका परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना चाहें तो वो भी इसी तरफ बनेगा, है ना, किसी भी सरफेस का उसके नॉर्मल वेक्टर ही उसका सरफेस एरिया वेक्टर होता है। क्लियर? तो फ्लक्स आ गया E यस इंटू 2 डेल्टा एस। लेकिन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर हम कहें बाय गॉस लॉ, ठीक है, तो फ्लक्स होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, लेकिन हमने बताया था जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम चार्ज यूज नहीं करते, क्यू नहीं यूज करते, चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। और क्योंकि यहाँ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, इसका मतलब सिग्मा यूज करेंगे। तो एक्चुअली सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा एस है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ, सिग्मा डेल्टा एस। तो हम क्यू की जगह यहाँ रख देंगे सिग्मा डेल्टा एस। क्लियर है सबको? यस फिर एक डेल्टा एस और एक डेल्टा एस दोनों कट जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी हमको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक साइड रखे रहने देंगे, तो राइट में ही रखे रहने दो। इधर बचा 2 को लेगा डिवाइड में, तो यहाँ पे नीचे आया 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या बचा, सिर्फ सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एक थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। किसी कुछ प्रॉब्लम है? नो सर अलीना नो सर। कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नो सर एक अजीब सी चीज हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि हम थिन शीट से इतना दूर देखें, इतना दूर देखें, इतना दूर देखें, चाहे इतना दूर देखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी रहेगी। समझ पा रहे हो? ऐसा क्यों? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिपेंडेंट होती है ना डिस्टेंस से। लेकिन यहां तो नहीं हो रही है ना, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला रिलेशन है। कोई भी फॉर्मूला 2 चीजों के या 10 चीजों के बीच का रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला ई सिग्मा और 2 और एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशन है, क्लियर कट रिलेशन, जिसमें हमने कुछ भी वॉयलेट नहीं किया है, यानी कि कोई भी रूल को ब्रेक नहीं किया है ना ऊपर इसको निकालते टाइम हमने। तो ये फॉर्मूला सही होना चाहिए, और अगर ये फॉर्मूला सही है तो इसमें कहीं भी इस एक्स का जिक्र नहीं हुआ, डिस्टेंस की कोई बात ही नहीं आई।
हमने दो तरह से फ्लक्स को निकाल के रखा, एक जो फ्लक्स इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और दूसरा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और दोनों से इक्वेट, दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि दोनों तो इक्वल ही आएंगे, फ्लक्स ही है। इक्वल किया तो ई आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और ना यहाँ सिग्मा में कहीं पे आर आता है या एक्स आता है, यानी कि हम कितना दूर शीट से निकाल रहे हैं, और एप्सिलॉन नॉट तो बेचारा अपना कांस्टेंट है ही है, उसको तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आई बात? तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आर या एक्स पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और यही चीज एक्चुअली में होती है। एक अगर हम शीट लेते हैं ना, तो शीट से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द शीट होती है और यूनिफॉर्म भी होती है। इसी चीज को तो यूनिफॉर्म बोलेंगे। जो हम बोलते हैं बार बार कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को रखा है, तो ये लाएंगे कहां से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? कहां से आती है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यहीं से आते हैं। ठीक है, क्लियर आया ना सबको समझ में, या फिर डाउट है कुछ? बता दो। दिव्यांशु, अलीना, तुषार, जो ज्वाइन है। हाँ सर, हाँ सर। क्या हाँ आ गया या डाउट है? हाँ सर, आ गया। आ गया। अलीना? यस बात ये है ना, हम लोग सोचते हैं रिलेशन ऐसे ही आ जाता है, ये रिलेशन बहुत सारी चीजें बताता है। मैथ्स का इसीलिए तो इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो फिजिक्स के हर चीज को यानी कि थॉरो वे में प्रूव करने के काम आता है। ठीक है, अच्छे से प्रूव करने के लिए काम आता है, बहुत बढ़िया से। यहाँ पे ये चीज अगर दिख रही है ना रिलेशन में, और ये रिलेशन हम अपने आप से जबरदस्ती तो लाए नहीं है, किसी रूल को बिना वॉयलेट के लेके आए हैं। तो अगर लेके आए हैं तो फिर ये सही है रिलेशन। और अगर ये रिलेशन ठीक है, इसका मतलब है, क्योंकि सोचो जब ये रिलेशन आता था प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर स्क्वायर, तब तो हम बोलते थे कि नहीं ये दोनों डिपेंडेंट हैं क्योंकि दिख रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये है वो है। तो जब यहाँ नहीं दिख रहा है तो क्यों ना बोले कि डिपेंडेंट नहीं है, साफ बात है। दूसरा ऑब्जर्वेशन से भी देखा जा सकता है कि एक प्लेन शीट जो है वो हमेशा इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। कभी भी एक प्लेन शीट डिस्टेंस डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाती है। समझ में आ रही बात? लेकिन इनफाइनाइट प्लेन शीट, अब देखो इनफाइनाइट के दो सिनेरियो हैं, या तो वो प्लेन शीट के बगल में एक और शीट लेके उसको नेगेटिवली चार्ज करके हम जाने ही ना दें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो इधर और इधर जाने वाली थी। कॉर्नर से जाएगी ना इधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ना जाने दें, सामने एक रीजन मिल गया ना जाने के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, पैरेलल हो गई। आई बात समझ में? ये चीज क्रिएट की जाती है, जो कि आगे कैपेसिटर में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो या तो शीट एक्चुअली में इनफाइनाइट हो, मतलब बहुत बड़ी हो और उसके हम बहुत पास इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, और या फिर दो शीट को बहुत पास पास ले आओ, तब भी अंदर जो स्पेस बचेगा तो वो शीट के बहुत पास जैसा ही हो जाएगा। तो साइड में थोड़ा बहुत डिफ्रैक्शन मतलब चेंजेस होंगे, लेकिन एक्चुअली बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही क्रिएट होगी, और ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा कि शीट के तुम पास हो या दूर हो, जितना भी बीच में गैप है उसमें कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको यही मिलने वाली है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिग्मा पे डिपेंडेंट है, यानी कि चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंडेंट है, जो कि फिक्स ही होता है। हाँ ये जरूर है कि तुमने अगर इस शीट को पानी में रख दिया तो वाटर वाटर हो जाएगा वो, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आने लगेगा, मतलब कि वाटर वाला परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, जो कि आएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर एंड वैक्यूम। ठीक है, ऐसे करके आती है। किसी भी चीज की परमिटिविटी जो होती है, देखो रिलेटिव परमिटिविटी जैसी एक चीज होती है, यानी कि दो चीजों की परमिटिविटी का रिलेशन, रिलेटिव परमिटिविटी, वो हमेशा परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, मतलब कोई भी जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी डिवाइड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। ये चीज ध्यान रखना, आगे भी काम आएगी। क्लियर है सबको? तो परमिटिविटी यस सर। जो कि रिलेटिव परमिटिविटी है, वो किसी भी चीज की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी से आती है। रिलेटिव मतलब साफ दिख रहा है ना कि वो उसके फ्री स्पेस के रिलेटिव में निकाली है हमने इस परमिटिविटी को। समझ रहे हो? जैसे रिलेटिव मनी भी हो सकता है, रिलेटिव मनी। तो अगर मनी रिलेटिव निकालना है तो किसका रिलेटिव किससे निकालना है, यानी कि एक हम थ्रेशोल्ड ले लेंगे, थ्रेशोल्ड यानी कि एक फिक्स चीज ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एक फिक्स चीज ले रखी है, तो उसके ही अकॉर्डेंस में निकालते हैं। तो अगर मनी का तुमको रिलेटिव मनी निकालना है,
तो पहले एक लेना पड़ेगा ना, इसके रिलेटिव में तुम्हारे पास कितना मनी है, उसके रिलेटिव में तुम्हारे पास कितना मनी है, ऐसे करके। ठीक है, तो मान लो तुम लोग अंबानी से कंपेयर करते हो, ठीक है, तो अंबानी के रिलेटिव में तुम्हारे पास कितना मनी है वो करके निकाल लेंगे रेशियो, तो रिलेटिव मनी आ जाएगा। ऐसे ही करके रिलेटिव परमिटिविटी भी आती है। क्लियर हो गया? और यहां से जो परमिटिविटी, ये चीज है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, है ना, एम लगा दिया तो मतलब कोई भी मीडियम, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। और एक चीज देखो, इन दोनों की यूनिट होती है, अगर ये कट जाएंगी तो यूनिट भी तो कट जाएगी ना यहाँ से। अगर तुम लेंथ अपॉन लेंथ कर दोगे तो मीटर अपॉन मीटर भी तो होगा, कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं बचेगी। तो अगर यहाँ पे परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी कर दिया तो कट गया, तो एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी बोला जाता है कि वो रिलेटिव परमिटिविटी है, लेकिन एक्चुअली उसकी कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सिर्फ कांस्टेंट है, सॉरी, सिर्फ कांस्टेंट है, और कुछ नहीं है। क्लियर सबको? ध्यान रखना, आगे काम यस। आएगा। चलो अब चलें, इसको थोड़ा मिटा हाँ देते हैं। देखो, तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा पाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, लेकिन अभी तो वैल्यू आई ना सिर्फ, डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी, देखो ये जो प्लेन था इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है E की, इस वाले प्लेन के या इस वाले फेस के, लेकिन ये जो फेस है ये पैरेलल नहीं है इस फेस के। ध्यान से देखो, ये आगे वाला फेस और पीछे वाला फेस इस शीट के ही पैरेलल है, तो शीट के परपेंडिकुलर वेक्टर से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई बात? जो उसका नॉर्मल वेक्टर होगा ना उससे, तो ये कर दिया। क्लियर? कैप लगाना जरूरी होता है, पता है, क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्शन लेना चाह रहे हैं। तो लिखा है ना, वेयर एन इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड गोइंग अवे फ्रॉम इट। क्लियर? प्लेन के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर और गोइंग अवे फ्रॉम इट, और एन कैप हो गया यूनिट। ठीक, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये सबको आया समझ में? और इसमें कुछ भी नहीं है। E is directed away from the plate if sigma is positive and towards the plate if sigma is negative। obvious सी बात, ये सिग्मा Q by epsilon नॉट, सॉरी Q by A होता है, या फिर डेल्टा S बोल दो, Q by डेल्टा S होता है। यहाँ पे एरिया तो नेगेटिव होने से रहा, बचा चार्ज, चार्ज अगर नेगेटिव ले लिया जाए तो सिग्मा भी नेगेटिव हो जाएगा, और अगर सिग्मा नेगेटिव हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव होने का मतलब है कि उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाना। तो वही चीज है, आउटवर्ड फील्ड यानी कि अवे फील्ड पॉजिटिव चार्ज के केस में आएगी, और टूवर्ड्स फील्ड नेगेटिव चार्ज के केस में आएगी। क्लियर है? बस, यानी कि उस शीट पे अगर हम नेगेटिव चार्ज बुक रखते हैं तो अवे टूवर्ड्स फील्ड आएगी, शीट की तरफ आती हुई फील्ड नजर आएगी तुमको, लेकिन होगी तब भी वो भी यूनिफॉर्म, वैल्यू उसकी इतनी ही आएगी, बस नेगेटिव में आएगी, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नोट दैट द above application of Gauss law has brought out an additional fact, E is independent of X also। वही बात जो अभी हम लोग कर रहे थे, ठीक है, कि E जो है वो X पे भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द शीट पे भी डिपेंडेंट नहीं है। हम कितना डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको यूनिफॉर्म फील्ड मिल रही है, यानी यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसी। तभी तो हम बोल सकते हैं ना डिपेंडेंट नहीं है, अगर पास में ज्यादा है दूर में कम है तब तो डिपेंडेंट हो गई ना। क्लियर हो गया? For a finite larger planar sheet equation, this is approximately true in the middle region of the planar sheet। अभी जो हमने बताया वही बात कि इनफाइनाइट शीट हमेशा जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन फाइनाइट है भी, अगर तुम्हें पता है उसका इतना साइज है, पर हम एक बहुत छोटे एरिया में और बीच में कहीं पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे फिर उसकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली जो प्लेन मतलब कि जो फिगर बना हुआ है वो सेम, वो सही हो जाएगा, वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर तुम इस रीजन में कहीं देखने लगो तो वो सारा फिगर, ये सारी कैलकुलेशंस रॉन्ग है, ध्यान रखना। इसीलिए इनफाइनाइट प्लेन शीट्स की बात होती है, एक्चुअली इनफाइनाइट हो या फिर हम एक छोटा सेक्शन कहीं का ले रहे हैं तो आप अपने आप ही ये इतनी इतनी दूरी जो है इनफाइनाइट जैसा काम करने लगेगी। क्लियर है? ठीक है, लिखा है ना अवे फ्रॉम द एंड्स, तो बी अवे फ्रॉम द एंड्स। आया सबको समझ में? नेक्स्ट चीज क्या है? फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। तो अब हम देखेंगे एक स्फेरिकल शेल है, ठीक, एक स्फेरिकल शेल है। अब शेल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अंदर से हॉलो है, उसकी एक थिकनेस है लेकिन वो अंदर से हॉलो है।
अंदर वो पूरा शेल खाली है। ये शेल है, अंदर का स्पेस खाली है, और देखो उसकी वजह से हम देखेंगे फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अब देखो अगर ये शेल है तो ये वॉल्यूम में तो चार्ज हो नहीं सकता, इसके पास सरफेस ही है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ही कैरी करेगा, ये भी जैसे कि वो कर रहा था, तो इसमें भी सिग्मा ही आएगा, रो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम वाली तुलनाओं में है नहीं। क्लियर? कोई क्वेश्चन या कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है, तुलनाओं सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी तक का ही है, तो इसके भी सरफेस पे चार्ज फैला होगा। और ध्यान देना हमने पहले ही बताया हुआ है, चार्ज थोड़ा सा भी अगर तुम दोगे किसी कंडक्टर को तो वो कभी भी किसी एक जगह पे टिका हुआ नहीं रह सकता है विदाउट एनी रीजन। अगर कोई रीजन है उसको वहां टिके रहने का, कि कोई दूसरा चार्ज है जो उसको वहां टिकाए रखे हुए है, या कोई रीजन है ऐसा, अट्रैक्शन फोर्स है या कुछ है, तब वो वहां रहेगा एक ही जगह पे, नहीं तो वो पूरे पे स्प्रेड हो जाएगा, गारंटीड है। थोड़ा सा भी चार्ज होगा तो वो स्प्रेड हो ही जाएगा पूरे कंडक्टर पे, थ्रू आउट जगह ले लेगा। तो इसीलिए इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। क्लियर है? इसमें एक स्पेशल बात होती है, अभी आगे पता चलेगा, देखना। तो इसमें भी तीन जगह हो सकती है ना निकालने की, शेल के अंदर, है ना, शेल के अंदर कहीं पे किसी जगह पे किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दूसरा सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी शेल की सरफेस पे, है ना, और तीसरा शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तीन जगह हैं निकालने के लिए। क्लियर है? तो पहले हम देखेंगे फील्ड आउटसाइड द शेल, यानी कि शेल के बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। समझ में आ रहा है? तो हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया और हम निकालने वाले हैं गॉस लॉ से, ध्यान रखना, वैसे नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज तो है नहीं जो वो वाले लगा दें हम फॉर्मूले, गॉस लॉ से ही निकालना पड़ेगा हमको। क्लियर है? तो शेल का एक सेंटर होगा जिसको हम ओ मान रहे हैं, कैपिटल आर शेल की रेडियस है, और ये स्मॉल आर शेल के सेंटर से पी की डिस्टेंस है। क्लियर? शेल के सेंटर से पी की उस पॉइंट की डिस्टेंस है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, हम उसी पॉइंट पे एक और गॉसियन सरफेस ना बना लें। तो शेल के लिए, एक बॉल के लिए गॉसियन सरफेस बेस्ट कौन सी है? एक और बॉल जैसी सरफेस, बस उसके आउटर पार्ट में, उससे थोड़ी बड़ी बॉल, जिसका सेंटर उसी के जैसा हो, कॉन्सेंट्रिक शेल, यानी कि एक और कॉन्सेंट्रिक स्फीयर एज अ गॉसियन सरफेस अच्छा रहेगा। ये हम सिमेट्री बेसिस पे देखते हैं हमेशा, सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल मतलब जहां से हम चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं, डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने वाले हैं, तो सरफेसेस बराबर डिस्टेंस पे आए तो बेटर है, इसलिए। नहीं तो ले तो तुम रॉड के लिए भी स्फीयर वाली सरफेस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? क्लियर? तो बेस्ट क्या है वो देखते हैं। तो शेल के बेसिस पे बेस्ट है शेल जैसी ही सरफेस, यानी कि स्फेरिकल सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमने चूज कर ली, एक स्फीयर। ठीक उसी पे ये पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सब कुछ क्लियर? फिर वही चीज करेंगे हम कि फाई फाई से मैच करवाएंगे, इक्वल करवाएंगे। गॉस लॉ में बार बार यही एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि इस तरफ हम E इंटू एरिया वाला फाई रखेंगे और इस तरफ हम Q बाई एप्सिलॉन नॉट वाला फाई रखेंगे। अब वो अलग बात है, यहाँ पे Q फिर वही सिग्मा डेल्टा S होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्फेरिकल, यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? ये बाकी रखना यही है, करना यही है, तो करते हैं फिर, क्या प्रॉब्लम है। और आउटर आउटसाइड द स्फीयर है, तो एक तरफ फ्लक्स हो गया E, हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इनटू एरिया। अब ये एरिया कौन सा लेते हैं पता है? ये गॉसियन सरफेस का एरिया होता है यहाँ पे। ये गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। क्लियर है? ये वो एरिया नहीं होता है जो हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एस अगर हम लिखें तो यहाँ जी लिख रहे हैं, यानी कि गॉसियन सरफेस का एरिया। इस तरफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम बोलें सिग्मा डेल्टा एस बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो स्फेयर का एरिया है, ये शेष बोल दो कि शेल का एरिया है। ठीक है? अब स्फेरिकल शेल का, ये दोनों हैं तो स्फेरिकल शेल ही, लेकिन दोनों अलग अलग रेडियस की हैं। इस वाले स्फेरिकल शेल की जो गॉसियन सरफेस है, रेडियस स्मॉल आर है, और ये जो है एक्चुअली वाला जो कंडक्टिंग शेल है, जो ये वाला है ब्लू वाला, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, साफ साफ दिया हुआ है, तुम देख सकते हो फिगर में। ठीक? तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया हो जाएगा
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि शेल का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर है? कंप्लीट सरफेस एरिया हो गया, तो हम इसको रख देंगे। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाय ई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यहां से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, E क्या बचेगा, सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं। ये चीज बचेगी क्योंकि राइट में बचा सिग्मा आर स्क्वायर, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, ये आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बचेगा। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस फॉर्म में हम इसको नहीं छोड़ेंगे, कुछ थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या चीजें हैं। ठीक है, ध्यान देना। यहां पे हम सिग्मा को फिर से रखेंगे। सिग्मा क्या था, क्यू बाई एरिया डेल्टा एस, और सिग्मा था इसका शेल के ऊपर कितना चार्ज है उसका एरिया। तो शेल के ऊपर चार्ज तो शेल का ही तो सरफेस एरिया लेंगे ना, तो क्यू बाई, है ना, क्यू अब ये स्मॉल ले रहे हैं या कैपिटल वो नहीं पता, स्मॉल ही ले रहे हैं चलो। तो क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्यों कैपिटल आया पता चला ना, क्योंकि सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और गॉसियन सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है जो चार्ज डेंसिटी होगी, इस कंडक्टिंग शेल पे है चार्ज, तो इसीलिए चार्ज डेंसिटी उसी पे होगी, तो इसीलिए हम जो एरिया लेंगे वो इसी का लेंगे, तो इसीलिए 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर किया गया। रख दो जरा यहाँ पे, तो ई की वैल्यू में हम रख देंगे सिग्मा की जगह पे क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और क्या बचा, आर स्क्वायर बचा और एप्सिलॉन नॉट बचा और स्मॉल आर स्क्वायर बचा। किसी कुछ डाउट? नहीं, आर स्क्वायर कैंसिल। अब क्या बचा, ऊपर क्यू है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे ना लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू और नीचे आर स्क्वायर। कुछ अजीब है? कोई बताओ, कुछ अजीब है? सर बोलो। नहीं सर, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अलीना, अलीना कुछ अजीब है? क्या सर? तुम्हारा नहीं, दिमाग यहाँ है? हाँ है ना। पक्का? तो हम कह रहे हैं लास्ट में जो डिराइव होके फॉर्मूला आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, उसमें कुछ अजीब है? सही तो है सर, यही तो होता है फॉर्मूला, बट वो बड़ा क्यों होता है, मतलब वो सोर्स चार्ज अपॉन दिस। बेवकूफ, यहाँ पे जितने भी हम लोग शीट्स की वजह से निकाल रहे हैं कहीं भी ऐसा दिखा है फॉर्मूला? कहीं नहीं, भी? तो फिर अलग ये सिग्मा वाला है, सिग्मा वाला। सिग्मा वाला है या फिर इस तरह से कुछ है, दिख रहा है लैम्डा हाँ। अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे हम किसकी फील्ड निकाल रहे थे, एक कंडक्टिंग स्फेयर की, शेल की। हाँ। है ना, उस स्फेयर के ऊपर चार्ज था, लेकिन आ गई पॉइंट चार्ज के जैसी फील्ड। ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की फील्ड का है, उससे मैच कर रहा है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ना इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करती कंडक्टर की शेप पर। नहीं करती है बेवकूफ, अभी ऊपर तो कर गई ना यहाँ पे कर गई सेम देखो, ही तो आई, सेम ही तो आ रही है। यहाँ तो कर गई ना, यहाँ कहाँ सेम आई, यहाँ कहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आया, ऊपर भी कहाँ आया, देखो इसमें भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया था, तो फिर नहीं कर रही है ना, इनमें हाँ, डिपेंड नहीं कर रही है, आप लेकिन बताओ ना सर रीजन। कंडक्टिंग शेल में कर रही है। हाँ। यही तो बोल रहे हैं, और कंडक्टिंग शेल में कोइंसिडेंटली ये दिखा कि पॉइंट चार्ज की जैसी फील्ड आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है ये सारा चार्ज इस पॉइंट पे लोकेटेड है। सोचो ना ये आर क्या है, अगर हम इस पूरे फिगर को मिटा दें, ओ को यहाँ बना दें, पी को यहाँ बना दें, और हम तुमसे कहें कि इस ओ पे एक चार्ज रखा है क्यू और इस पी पे फील्ड बताओ, तो सीधी सी बात है हम इतना डिस्टेंस ले लेंगे आर, जो कि यहाँ पे भी आर है, और इस तरफ फील्ड आ जाएगी, बिल्कुल वैसी ही नहीं आ रही है, बिल्कुल वही सेम फील्ड आ रही है। और ये स्ट्रेंज है और क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। स्ट्रेंज क्यों है, क्योंकि
ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक शेल भी पॉइंट चार्ज के जैसी फील्ड बनाएगा, क्योंकि थिन शीट तो नहीं बना रही पॉइंट चार्ज जैसी, वायर भी नहीं बना रहा है पॉइंट चार्ज जैसा, कंडक्टर जो स्ट्रेट कंडक्टर है, शेल बना रहा है एक पॉइंट चार्ज जैसी फील्ड बना रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे शेल का चार्ज उसके सेंटर पे जाके रख दिया गया हो। आई बात समझ में? तो ये अलग है, क्वेश्चन भी आते हैं इस पे, नोटिसेबल चीज है इसीलिए बता रहे हैं, ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन काफी बनते हैं इस पे, कैसा किस बेसिस पे है, समझ में आ गया? इक्वेट किया, ये चीज आ गई, ये बिल्कुल उसी के जैसा है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ नहीं इन्होंने शायद ये नहीं बताया, नहीं बोला होगा। दिस इज हाउ एवर इज एग्जैक्टली द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ओ, जबकि एक्चुअली तो ऐसा नहीं है ना, चार्ज यहाँ है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सारा यहाँ है। जब चार्ज यहाँ है तो यहाँ के चार्ज के अकॉर्डिंग फील्ड कैसे आ गई? सोचने वाली बात है ना, बिहेवियर दिख रहा है इससे, ठीक है? शेल का, तो एक शेल पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में देखें तो, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं तो, अगर शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा रही है, क्योंकि फिलहाल हम लोगों ने ये आर बाहर लिया था, अंदर लेने से या सरफेस पे लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा? देखो सरफेस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आउटसाइड द स्फेयर था या आउटसाइड द शेल था। अगर हम कहें सरफेस पे तो ये जो स्मॉल आर है ये यहीं तक रुक जाएगा, तो ये स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, तो हम बस वही रिप्लेस कर देंगे। तो ऑन द सरफेस ऑफ द शेल क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, बस सरफेस पे ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? यानी कि शेल की, कंडक्टिंग शेल का ही तो रेडियस हो जाएगी ना स्मॉल आर। आ रही बात समझ में? कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है? दिव्यांशु दिव्यांशु सुन रहे हो? तो वो सो गया है। क्या बात हो गया लगता है। नहीं सर, वो मेरा सिस्टम बार बार हैंग हो जाता है ना, तो मैं अपना माइक नहीं ओपन कर पाता, पता नहीं क्यों बीच में ऐसे हो रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी सुनाई मतलब बात हो रही थी तो थे तुम, मतलब समझ में हाँ आया क्या? सर, हाँ सर मैं था, मैं अपने माइक पे क्लिक कर रहा था, ये ऑन ऑफ हो रहा था, समझ नहीं आ रहा, आवाज नहीं जा रही थी। अच्छा अपने आप ऑफ हो जा रहा है ना, वो होता है। नहीं, पता नहीं क्यों सर ये हैंग हो जा रहा है इसमें। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, सुन रहे थे तो अब बताओ कि क्या मतलब कुछ कंफ्यूजन है या समझ में आ रहा है सब? पहले जो समझा था उसमें कंफ्यूजन थी, अब तो समझ में आ गया। अब आ गया ना? तुम बताओ अलीना, अभी मुझे तो कंफ्यूजन आ गया, नहीं आ आ गया ना? गया। कि सरफेस पे जब हम देखेंगे तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर की इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि हम सरफेस के बाहर तो देख नहीं रहे हैं जो अलग अलग हो, देखो बाहर देखेंगे तो अलग अलग है, सरफेस पे देखेंगे तो आर और आर सेम हो जाएगा, तो इसीलिए हम कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे उसको, तो सरफेस वाली फील्ड भी निकल आई। क्लियर है? दूसरी बात कि अ, एक जगह और बची है सरफेस, उसके अंदर शेल के अंदर, तो पता है चार्ज ट्रैवल नहीं करता थ्रू द शेल, तो इसीलिए इनसाइड द शेल जो है ना फील्ड जीरो आने लगेगी। अभी देखो कैसे, देखना ध्यान से, यहाँ पे जितना भी चार्ज है ये कैसी फील्ड बनाएगा? ऐसे ना, ऐसे बनाएगा, बात आ रही समझ में? इस तरह की फील्ड बनाएगा आउटवर्ड, ऐसे 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 निकलता हुआ, ऐसे फील्ड बनाएगा। क्लियर? ठीक, आउटवर्ड निकलती हुई। तो अंदर जब हम देखेंगे तो ये चार्ज इधर तो फील्ड बना ही नहीं रहे हैं ना, अंदर इसके अंदर कोई फील्ड नहीं बना रहे हैं। अभी देखना यहाँ पे थोड़ा थ्योरी है, पढ़ते हैं तब समझ में थोड़ा थोड़ा आएगा। देखो फील्ड इनसाइड द शेल में क्या है? द पॉइंट P इज इनसाइड द शेल, द गॉसियन सरफेस इज अगेन अ स्फीयर थ्रू P सेंटर्ड एट O। फिर से हम अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे, देखो लिया गया है कहाँ पे? जहां भी हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है उससे पास होती हुई गॉसियन सरफेस, क्योंकि वहीं पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, तो क्योंकि इनसाइड पता लगाना था तो इनसाइड ही गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी, वो भी स्फेरिकल शेल ही है और कुछ नहीं, गॉसियन सरफेस। अब द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कैलकुलेटेड एज बिफोर, जैसे पहले कैलकुलेट किया था E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, वैसे ही कैलकुलेट हो गया। राइट साइड में Q बाई एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए था,
लेकिन एक बात बताओ, सारा चार्ज तो कंडक्टर के ऊपर ऊपर बाहर है, अंदर चार्ज जा ही नहीं सकता क्योंकि कंडक्टर कहीं से ओपन तो है नहीं, क्लोज्ड है पूरी तरह से। एक बॉल में अगर होल ना हो तो अंदर नहीं जाया जा सकता ना। तो कंडक्टर में भी अगर एक होल जैसी चीज या जाने का अंदर रास्ता ना हो तो चार्ज अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता। क्योंकि एक बात पता है सबको, किसी भी कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज ट्रैवल नहीं कर रहा होता है जब हम फील्ड इंसर्ट कराते हैं। मतलब जब हम फील्ड लेके आते हैं या पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करते हैं, एक बैटरी लगा दो मान लो, क्या होता है, सरफेस सरफेस पे चार्ज जाता है क्योंकि सारा सर का मेरा सारा एक फ्री चार्ज। क्वेश्चन है। हाँ, आपने बोला कि बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड सारी की सारी, हाँ, तो नेगेटिव चार्ज की तो इनवर्ड आती है, तो फिर अंदर भी तो आ सकती है ना। अंदर एंटर नहीं करेगी, इनवर्ड आएगी, यहीं तक आएगी। यही तो बात है, वो अंदर एंटर नहीं करेगी। ठीक है, देखो यहाँ देखो, पता चलेगा क्यों नहीं। जब भी हम किसी चीज को चार्ज प्रोवाइड करते हैं, एक शेल है पहले से बना हुआ, यानी कि तुम्हारे पास एक स्टील बॉल है मान लो, उसको हमने चार्ज प्रोवाइड किया। स्टील बॉल में कहीं होल तो है नहीं, तो सरफेस पे चार्ज मूव करता है क्योंकि कंडक्टर के वॉल्यूम के थ्रू चार्ज नहीं जाता। एक कंडक्टर तुम ले भी लो ना, तो यहाँ अंदर चार्ज ट्रेवल नहीं करने वाला, सरफेस पे करेगा क्योंकि फ्री चार्ज अंदर नहीं है। फ्री चार्ज कहाँ होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, पता है ना। हलीना, जैसे पता है। हाँ, सरफेस ऑफ द मेटल पे होता है, तो सरफेस पे ही ट्रैवल कर सकता है। और सोचो यहाँ होल ना हो तो अंदर कैसे जाएगा, वॉल्यूम के थ्रू क्रॉस करते हुए, मटेरियल को क्रॉस करते हुए तो नहीं जाने वाला। तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। बात आई समझ में, इस शेल के अंदर यहाँ पे सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। सारा चार्ज जो हमने दिया वो आउटर सरफेस पे स्प्रेड हुआ होगा, अंदर नहीं पहुंच सकता, कोई चांस नहीं है। हाँ, तुम एक होल कर दो तुम, तब पहुंच जाएगा, फिर यहाँ भी स्प्रेड हो जाएगा वो। आई बात समझ में। और Q बाई एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग जो हमने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट की है, अगर उसके अंदर कोई चार्ज आ ही नहीं रहा है तो फिर हम कैसे कहेंगे कि Q बाई एप्सिलॉन नॉट लगा सकते हैं। Q तो जीरो हो गया ना, ये प्रूव हुआ था। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस ली थी वो पूरा कंडक्टर ही उसके अंदर आ रहा था, तो सारा चार्ज जो इसके ऊपर था वो भी उसके अंदर आ रहा था, तो हम Q बाई एप्सिलॉन नॉट लगा पाए थे। अब नहीं लगा पाएंगे ना, Q जीरो है, इसीलिए ये जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। E into 4 pi r square is equal to 0 means E is equal to 0 because r is not 0, pi not 0, 4 not 0, cannot be 0, so E is equal to 0। आया समझ में, पक्का आ गया सबको, यस सर। अलीना। यस हाँ, यस यस। तो r जब स्मॉल r यानी कि जो पॉइंट हम चूज करने वाले हैं कि कहाँ पे निकालना है, शेल के अंदर बाहर या सरफेस पे, वो अगर लेस देन कैपिटल R है, इसका मतलब इनसाइड द शेल देख रहे हैं हम, है ना। तो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्लियर है, ध्यान रखना ये चीज अच्छे से। यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ऑन द सरफेस, और आउटसाइड द सरफेस ये है। ऑन द सरफेस वही है कि शेल का ही रेडियस यहाँ पे आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है, बाकी सब सेम है। और आउटसाइड द सरफेस जहां पे भी वो पॉइंट है उस बेसिस पे देख लेंगे। क्लियर हुआ। लेकिन ये आर डिस्टेंस ध्यान रखना शेल के सरफेस से नहीं है, शेल के सेंटर से है, स्मॉल आर डिस्टेंस उस पॉइंट की, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट की। तुम्हें ये पॉइंट चाहिए तो ये रहा आर। क्लियर, यहाँ से नहीं कैलकुलेट करेंगे। सबको आ गया समझ में। तो बस यही था, इस चैप्टर में यही सब चीजें थी, हो गया खत्म। तो 3 कंडीशन हुई, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर यानी कि आउटसाइड द स्फीयर, आर इज इक्वल टू आर यानी कि ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, और आर लेस देन आर यानी कि इनसाइड द शेल। ये आउटसाइड द शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही वाली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें Q बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली 0। ठीक है, क्लियर है ना सबको। बस यही चीज है, 3 ही कंडीशन है, 3 तरह की फील्ड्स आएंगी। एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ इनके रिजल्ट याद रखने हैं, मतलब इनका जो जैसे ये आउटसाइड में शेल में क्या रिजल्ट था, ऐसे करके रिजल्ट याद रखने हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं बिल्कुल रिजल्ट से काम नहीं चलेगा। हम इतना जो डीपली जा जाके समझा रहे हैं वो इसी वजह से समझा रहे हैं क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो इनके रिजल्ट काम नहीं आते हैं। तुम लोग 5th 6th 7th में नहीं हो कि एक फॉर्मूला तुमको दिया जाए कि बच्चों ये रहा फॉर्मूला, इसको
जो जो वैल्यू मिले उसको पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। और वो भी जो बच्चा नहीं कर पाया उसको नहीं मिलेंगे मार्क्स, जो बच्चा कर लिया उसको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला बच्चों, ठीक है? कुछ और ही होने वाला है। तुम लोग 12th में हो तो तुम लोग को समझा भी जाता है कि तुम लोग 12th में हो, ठीक है? तो तुम लोगों को डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर चीज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर चीज तो के फिर रीजन के ऐसे बेसिस पे। कैसे क्वेश्चन बन सकता है बिन, अब तो मतलब लिखना ही नहीं है, तो कैसे अरे बनेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन करो तब पता चलेगा कैसे बनेगा। तुम्हें लग रहा है ना लिखना नहीं है, ऑप्शंस ऑप्शंस खाली उसमें होंगे ना, 4 पॉइंट्स में होंगे, क्वेश्चन क्यों नहीं बन सकता? ऑप्शन 4 पॉइंट में कैसे भी बना के दिए जा सकते हैं ना, क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा? आई बात समझ में? कुछ यस भी सर। ऐसे ऐसे करके ये लोग नहीं बोलेंगे, कुछ और घुमा फिरा के कुछ बोल देंगे कि तुम एक कार में हो, मेटालिक कार में हो, उसमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर इतना चार्ज रखा है, तो तुम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फील करोगी, तुम उस चार्ज से इतना दूर हो, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहेगा कि नहीं मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एंटर करती, नहीं एंटर करती। तुम निकाल के चली आओगी। तो वो लोग यही तो करना चाह रहे हैं। देने के तरीके हजार हैं, ठीक है? उसके 4 ऑप्शन दे देंगे वो लोग, इतनी होगी, जीरो होगी या क्या होगी, दे देंगे। तुम लोग निकाल के चले आओगे वहां से, जबकि कुछ निकालना ही नहीं था। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन तो सब तरह के बन सकते हैं। अभी अरिहंत उठाओ देखो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ देखो, ये मत समझो वो क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, हर तरह क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ डेरिवेशन करने को नहीं आएगा, लेकिन उसके बीच से क्वेश्चन तो बनाए ही जा सकते हैं ना, टू द पॉइंट क्वेश्चन। और सबसे वैसी जो डरावनी बात है ना इस वाले पेपर की, कि हर चीज टू द पॉइंट, या तो राइट या रॉन्ग, बात खत्म। राइट होने के चांसेस 25% अगर तुम तुक्का लगा रही हो, अगर पता है तो 100%, और रॉन्ग होने का चांस गारंटीड 75% अगर तुम तुक्का लगा रही हो तो। यानी कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं, ये ऐसा लग रहा है, ये शायद हो सकता है। भले पढ़ा भी होगा तो अगर बिल्कुल एक्यूरेट नहीं पता है तो बस नहीं पता है, बात खत्म। बात आई समझ में? तो इस बार सारा पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही से पढ़ना। एग्जाम होगा तब पता चलेगा ये। चलो देखो, हो गया, यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म। क्लियर? क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हों या मतलब वो वाले तुम लोग करो, और भी हम देखते हैं। वैसे अरिहंत मेरे हिसाब से सब लोग ले लो, और अरिहंत से रेगुलर वे में इस चैप्टर के क्वेश्चंस पहले अभी करना स्टार्ट कर दो शुरू से। जो जो प्रॉब्लम आती जाती है वो हमको बताते जाना, वो हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है? और उसके सॉल्यूशंस कोई इस बेस पे नहीं देखेगा कि सॉल्यूशन एक्सेप्ट कर लें कि यही है सॉल्यूशन, ठीक है समझ लेते हैं इसको, समझ में मतलब कुछ नहीं आया, मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा सॉल्व करना है, तो दूसरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ना फिर तुम लोगों से। सॉल्यूशन समझ में आ जाए तब तो बड़ा अच्छा है। बात आई समझ में? समझ रहे हो ना? अरिहंत वगैरह का अगर उस लेते हो यस तो सर। उसमें सॉल्यूशन होंगे, तो वो सॉल्यूशन देखने हैं तो इस बेस पे देखने हैं कि समझ में आने चाहिए, तुम्हारे तुम्हारे लॉजिक से उसका लॉजिक कनेक्ट होना चाहिए, तब तो ठीक है। नहीं हुआ तो हमसे पूछ लेना क्वेश्चंस, ये मत समझ लेना कि मैं हाँ एक ठीक है। काम कर सकती हूँ, क्या? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जो नहीं आ रहा है वो मतलब सोल्यूशन भी ना देखे और आप ही से पूछ ले, सिर्फ चलेगा ये? कर सकते हैं, फिलहाल सॉल्यूशन मत देखो, क्योंकि अभी हाँ, तुम लोग क्योंकि पता है कंफ्यूज हो अभी, जाएगा ना। हाँ वो हम समझ रहे हैं, अभी तुम लोग ये डिफरेंशिएट शायद नहीं कर पाओगे कि हमें आया या फिर बस हमने मान लिया है कि हमें आया है, ये समझ नहीं पाओगे उस इंस्टेंट पे। क्योंकि देखोगे तो लगेगा कि हाँ ठीक है, जो जवाब दिया है ठीक ही लग रहा है, तो सही है, सही होगा, मान लोगे, मतलब खुद ही नहीं पता चलेगा कब मान गए तुम लोग, मतलब वो एक्सेप्टेंस आ गया। वो चीज ठीक नहीं होगी, पूछ लेना, हम ही से पूछ लेना। ओरली भी बहुत सारे ऐसे ही हो जाते हैं 1 सेकंड में, तुम पूछ लेना, आराम से बता देंगे, टाइम होता है इतना, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस करो, पूछो जितना हो सकता है, ठीक है? और जितना हो सकता है क्वेश्चंस करो, और कोई तरीका नहीं है। कॉन्सेप्ट कोशिश करो कि क्लास में ही सारे क्लियर हो जाएं, थोड़ा बहुत उसमें रिवाइज कर लिया करो, मतलब आधा आधा घंटा, एक दिन की क्लास को आधे घंटे में रिवाइज कर लिया करो थॉरोली, चाहे इस बुक से करो, चाहे उस बुक से करो, चाहे जहां से भी करो, रिवाइज कर लो। उसके बाद फिर तुम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन करते टाइम जितने फॉर्मूले जरूरत पड़े, देख देख के फॉर्मूले यूज करो, 2 बार देख के यूज करो, सोचो तीसरी बार हमको नहीं देखना है, वही सेम फॉर्मूला पता हो जाना चाहिए कि इस वाले कंडीशन पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और इस चीज का पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये था, ये कंडीशंस थी, इसका ये था, स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल का ये था। कई क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप यूज होगा बार बार फॉर्मूला, 1 2 बार देख देख के यूज करो, कोई अलग से फॉर्मूला याद नहीं करने की जरूरत है, देख देख के यूज करो, लेकिन एक बार देख के यूज करो और सोचो कि नेक्स्ट टाइम हमको नहीं देखना है, बस। और नेक्स्ट टाइम भी देखना पड़ जाए तो देख लो, सोचो यार नेक्स्ट टाइम नहीं देखना है, वैसा करके, ऐसा नहीं कि कभी भी वो टाइम ना आए, तो ठीक है? सोचोगे तो वो हो जाएगा, 3 4 बार करते करते अपने आप फॉर्मूले सारे लर्न हो जाते हैं। हो गया? चलो फिर,
और कुछ समझना है, पूछना है किसी को? आज इतना ही रखते हैं। ओके।